प्यारे बच्चों, पुनः एक बार आप सबसे मुलाकात हो रही है हमारे YouTube चैनल आरजे केमिस्ट्री कैंपस में। तो आज हम आपके सामने हैं जो चौथा टेस्ट हमारा हुआ था 26 नवंबर को, उसका सोल्यूशन लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको जो हमने दर्पणों के उपयोग पढ़ा रखे हैं उसमें जो हमने अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े थे, तो अवतल दर्पण के उपयोग में से एक उपयोग होता है उसका सेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और भी कई उपयोग आपने पढ़ रखे हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में जैसे उपयोग होता है। तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी सी नंबर आपका सही है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो। तो हमने गोलीय दर्पण के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर r और फोकस दूरी, फोकल लेंथ स्मॉल f, इन दोनों का रिलेशन हमने सिद्ध किया था। जो आपकी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसी को उल्टा कहते हैं तो अगर 2 का आप इधर क्लास मल्टीप्लाई कर दें तो 2f इज इक्वल टू रिजल्ट मिलता हमें r, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब दोनों के लिए यही लागू होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। अवतल दर्पण में आप आएंगे तो साइन दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो निगेटिव होने के बाद भी वो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या भी आप निगेटिव लेते हो और फोकल लेंथ भी आप, फोकस दूरी भी निगेटिव लेते हो। जब दोनों मान यहाँ दोनों वैल्यूज निगेटिव रखेंगे तब भी आपको रिलेशन वही मिलेगा। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पणों के लिए कुल मिला के जो फार्मूला होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध का, वो यही होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहले में कह रहा है f इज इक्वल टू r/2, यानी कि यही आपका सही हो जाएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, f इज इक्वल टू r/2। इसमें क्या कह रहा है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी, यानी बाकी सब गलत। ठीक है, आपका पहला ए नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला ऑब्जेक्टिव आपका ये, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो ये प्रॉपर्टी बेटा, ये क्वालिटी पाई जाती है दो दर्पणों में। जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो भी हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और जो समतल दर्पण होता है वो भी सीधा प्रतिबिंब बना करके देखता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है केवल समतल। केवल समतल हम नहीं कह सकते, हाँ समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन केवल समतल ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समतल के साथ अवतल भी आपका उत्तल भी आपका सीधा प्रतिबिंब बना करके देता है। तो पहला आप सही नहीं कह सकते हैं। अगर एक मिनट, चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, या तो समतल या तो उत्तल। तीसरा क्या कह रहा है, केवल उत्तल। केवल उत्तल नहीं हो सकता, केवल समतल नहीं हो सकता, अवतल की तो कोई बात ही नहीं है। अवतल में 90% केसेज में उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। एक केस होता है जब वस्तु को आप फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हो, तब जाकर के जरूर इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा प्राप्त होता है। नहीं बाकी केसेज में अवतल में सारे इमेजेस जो होते हैं वो आपके अपोजिट ही होते हैं, यानी उल्टे ही प्राप्त होते हैं। तो जो बी नंबर है, या तो समतल या तो उत्तल, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही ये गुण पाया जाता है कि दोनों के दोनों दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना करके देते हैं। तो बी आपका सही हो जाएगा। हाँ, अगर बाय द वे क्वेश्चन में खाली समतल दे रखा है, अवतल उत्तल नहीं दे रखा है, तो आप खाली समतल सही कर दीजिए।
खाली उत्तल दे रखा है तो खाली उत्तल सही कर दीजिए, लेकिन ऑप्शन पर हमेशा ध्यान रखिए अगर दोनों के दोनों दिएगा तो फिर दोनों जिस ऑप्शन में होंगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक। तो देख लेते हैं, पहला कह रहा पॉजिटिव, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो पिछले वाले टेस्ट का जो हमने सॉल्यूशन को वीडियो बनाया था उसमें हमने प्रिज्म के बारे में चर्चा करी थी, एक बार फिर से कर लेते हैं कि जो आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो अपवर्तन के पश्चात यहाँ हमें 7 अलग अलग रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है, और ये जो 7 रंग विबग्योर करके आते हैं, इन्हीं रंगों का जो समूह होता है इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? प्रिज्म के द्वारा। तो ऑप्शन देख लीजिए, कांच की सिल्ली होगा नहीं, अवतल दर्पण होगा नहीं, उत्तल लेंस होगा नहीं, प्रिज्म आपका सही उत्तर है। क्लियर, आगे बढ़ता। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण। एक हमने आंख के जो गुण होते हैं उनमें से एक गुण हमने पढ़ा था, समंजन क्षमता। एडजस्टमेंट पावर। अब एक सोचने वाली बात ये होती है कि ऐसा तो होता नहीं कि आंख को हमेशा किसी विशेष दूरी की ही वस्तुओं को देखना हो, हमेशा एक निश्चित दूरी की वस्तुओं को देखना हो, ऐसा तो कुछ फिक्स होता नहीं। जरूरत के हिसाब से हमारी आंख दूर की भी वस्तुओं को देखती है, जरूरत के हिसाब से हमारी आंख पास की भी वस्तुओं को देखती है। तो आवश्यकता अनुसार अलग अलग स्थितियों में कभी आंख को पास की वस्तु को देखना होता है, कभी आंख को दूर की वस्तुओं को देखना होता है। तो कभी आंख को अपनी फोकस दूरी बढ़ानी पड़ सकती है, कभी आंख को अपनी फोकस दूरी घटानी पड़ सकती है। तो आंख के पास ये क्षमता होती है कि पास की वस्तु को देखती है तो भी उसका प्रतिबिंब आंख पर बना लेती है, और दूर की वस्तुओं को आंख देखती है तो उसका भी प्रतिबिंब आंख अपने रेटिना पर बना लेती है। तो आंख की ये जो क्षमता होती है कि पास की वस्तु का भी प्रतिबिंब बना लेना, दूर की वस्तु का भी प्रतिबिंब बना लेना, मतलब फोकस दूरी को अपने कम ज्यादा कर लेना, इस क्षमता को कहा जाता है समंजन क्षमता। और ये समंजन क्षमता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब एक बार जरा क्वेश्चन पर गौर करते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर, मतलब जो आंख के अंदर का लेंस होता है उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी समायोजित करने का मतलब होता है एडजस्ट कर लेना, घटा लेना, बढ़ा लेना जरूरत के हिसाब से। तो समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो वही क्वेश्चन है कि आंख के पास ये जो गुण होता है कि वो अलग अलग दूरियों की वस्तुओं का प्रतिबिंब बना लेता है रेटिना पर, उस गुण को कहा जाता है समंजन क्षमता। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। पहला कह रहा है जरा दूरदर्शिता, तो ये तो एक रोग है आंख का, ये तो होगा नहीं। निकट दृष्टि ये कोई नहीं। आपका बी नंबर समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ता। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र के भागों की हम बात करें तो सबसे पहले हमें मिलता है दृढ़ पटल, सबसे बाहरी भाग जो होता है ये आपका अपारदर्शी होता है। अब अपारदर्शी होने का मतलब इससे तो प्रकाश अंदर जाने से रहा, अपारदर्शी श्वेत दृढ़ पटल होती है ये, जो आंख के इंटीरियर पार्ट्स की सेफ्टी करती है, आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। तो इसके बाद हम लोग रक्तक पटल, जो इसके पीछे एक झिल्ली होती है उसको रक्तक पटल भी बोलते हैं। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, तो उस उभरे हुए भाग को हम लोग बोलते हैं कार्निया। और आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो कार्निया के बाहरी सतह से ही इसका अधिकांश अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद फिर आइरिस, कार्निया के पीछे जो झिल्ली होती है, आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं। पुतली पहले कार्निया के बाहरी पृष्ठ से प्रकाश अपवर्तित होकर के
पुतली से होते हुए नेत्र लेंस में प्रवेश करता है, फिर नेत्र लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना दिया जाता है। तो जो अपवर्तन होता है अधिकांशतः सबसे पहले वो होता है कार्निया पर। ऑप्शन देख लेते हैं, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो आपका सी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ता। तो ऑब्जेक्टिव यहां से आपके कंप्लीट हुए। अब आ जाता है 60 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जिससे आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। तो अभी ऑब्जेक्टिव में ही चर्चा हुई थी इस क्वेश्चन पर। तो अभी हमने चर्चा करी कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इन दोनों के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनके सामने कोई भी वस्तु आती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या कैसा होता है, सीधा ही बनता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उस दर्पण का नाम बताइए जिससे आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपको प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। तो उत्तल और समतल। खाली उत्तल अधूरा आंसर होगा, खाली समतल बोलना भी अधूरा आंसर होगा। तो दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है कि दोनों के दोनों वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना के देता है। क्लियर, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब। चलिए प्रतिबिंब देख लेते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी प्रतिबिंब बनाने की, कि सबसे पहली पोजीशन में वस्तु कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट आपका होता है इन्फिनिटिव पर, अनंत पर। वस्तु आपकी रहती है अनंत पर, और प्रतिबिंब आपका इमेज होता है फोकस पर। तो अगर इससे हम एक टेबल बनाने की कोशिश करें, देखिए टेबल हमें क्या क्या प्राप्त होती है। एक तरफ हम ले लेते हैं वस्तु की स्थिति और एक तरफ ले लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो पहली पोजीशन में तो वस्तु होती है आपकी अनंत पर, वस्तु हो गई अनंत पर। प्रतिबिंब आपका होता है पहली पोजीशन में फोकस पर, एफ पर। उसके बाद यहाँ पर हम सी को भी शो करा देते हैं। यहाँ पर सपोज इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है। अब यहाँ से तरीका क्या होता है, वस्तु को हम ले जाते हैं एक एक कदम दर्पण की तरफ, वस्तु इधर की ओर जाती है। वस्तु ऐसे एक एक कदम बढ़ती है, दर्पण की तरफ जाती है। प्रतिबिंब जो आपका होता है वो ऐसे आता है, यानी अनंत की तरफ। प्रतिबिंब स्टार्टिंग में होता है दर्पण के पास, और वो भगता है इधर अनंत की तरफ। और वस्तु आपकी होती है अनंत में, वो भगती है कहाँ, दर्पण की तरफ। और एक दूसरी विशेषता क्या होती है कि वस्तु जो होती है, वस्तु का साइज घटता जाता है और प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। पहली स्थिति में वस्तु बहुत बड़ी होती है, प्रतिबिंब आपका बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं तो वस्तु आपकी छोटी होती जाती है, प्रतिबिंब आपका बढ़ता जाता है। तो बात करें आगे क्या होता है, वस्तु यहाँ से एक कदम बढ़ती है दर्पण की तरफ तो आ जाती है सी के पहले, वस्तु आ जाती है सी के पहले, बियॉन्ड द सी, या उसी को बोलते हैं सी के परे। तो प्रतिबिंब भी आपका अनंत की ओर जाएगा, तो वो यहाँ से एक कदम यहाँ आ जाता है सी और एफ के मध्य। प्रतिबिंब आपका आ जाता है सी और एफ के मध्य। उसके बाद वस्तु को फिर एक कदम बढ़ा के हम आ जाते हैं सी पर, तो प्रतिबिंब भी आपका आ जाता है सी पर। तो जब वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब भी आपका आ जाता है सी पर। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। फिर वस्तु को एक कदम बढ़ा के हम इधर आ जाते हैं सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। प्रतिबिंब भी यहां से एक कदम बढ़ के कहाँ आ जाता है, सी के पहले, सी के पहले या सी के परे, बियॉन्ड द सी। तो यही हमारा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देख लीजिए। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य वस्तु को रखना है, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी के पहले या परे, सी के पहले या परे। तो ये तो हुआ एक तरीका प्रतिबिंब बनाने का। अब चलिए प्रतिबिंब बना लेते हैं। देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इधर देखिए, ये हमने ले लिया एक अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, एक मिनट, चलिए समझ जाइएगा बस। तो एक ले लिया अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। सपोज यहाँ पर इसका फोकस है,
और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र C। वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। मान लिया वस्तु ये रखी। अब मैंने आपको बताया था ज्यादातर प्रतिबिंब मतलब सभी प्रतिबिंब में हम लोग दो किरणें निकालते हैं वस्तु से। 90% केसेज में एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ले जाई जाती है। तो एक किरण हम लोग ले आते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरी किरण हम लोग ले लेते हैं फोकस से। तो जो किरण फोकस से आती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो दोनों लगभग यहाँ काटेंगे तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बन जाएगा, यानी C के पहले। कहाँ बनेगा? C के पहले। क्लियर? तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? वक्रता केंद्र C के पहले। और इसमें हमने देखिए वस्तु से दो किरणें निकाली। पहली किरण मुख्य अक्ष के, पहली किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो समांतर जाती है परावर्तन के बाद फोकस से निकल आई। दूसरी किरण हमने फोकस से ले ली, तो जो फोकस से आती है परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और किरणें जहां पर काट देती हैं दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वहीं पर हमारा क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C के पहले। तो थोड़ा प्रतिबिंब की चर्चा कर लेते हैं। प्रतिबिंब जो आपका है इसकी पोजीशन क्या होगी? C के पहले, यानी वक्रता केंद्र के पहले, या परे बोल दें उसको, बियॉन्ड द C। और कैसी हो? साइज की बात करें तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और उल्टा होगा। देखिए वस्तु आपने कहाँ रखी है? वस्तु रखी है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे की ओर। वस्तु ऊपर की ओर, प्रतिबिंब नीचे की ओर, यानी उल्टा हो रहा है। तो प्रतिबिंब आपका उल्टा, और उल्टा के साथ साथ वास्तविक। वास्तव में किरणें यहाँ पर मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? वास्तविक हो गया। तो अगर वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पहले बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, मान नोट करते जाइए। 5 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है, यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R का मान दे रखा है 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या, यानी 5 मीटर। और हम जानते हैं उत्तल के लिए वक्रता त्रिज्या धनात्मक, तो R का मान आपका पॉजिटिव रहेगा। अभी हमने ऑब्जेक्टिव में एक फार्मूले पर चर्चा की थी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। वो क्या होता था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर R का मान हमें 5 दे रखा है, तो यहाँ से F का मान हमें कितना मिल जाएगा? 5/2 मीटर। और उत्तल दर्पण है तो F का मान भी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पीछे आ रही दूसरी मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल है उसमें जो दर्पण लगा है, आप सबको पता है कि जो मोटरसाइकिल में जो शीशा होता है पीछे के वाहनों को देखने के लिए, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो वही कुछ सीन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। तो हमने दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो दी थी उसको नोट कर लिया और उससे हमने फोकस दूरी निकाल ली। अब आगे क्या कह रहा? पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल। अब जो पीछे से दूसरी मोटरसाइकिल आ रही उसको हम वस्तु मान के चलेंगे। तो वो कितनी दूरी पर है? पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर दूरी पर है, तो वो हो जाएगी वस्तु की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है u, और u का मान हमेशा निगेटिव होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। u का मान हमारा है 5 - 5 हो जाएगा मीटर। ये u का मान दे रखा है। जो दूसरी मोटरसाइकिल है उसको हमने वस्तु कंसीडर किया, ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। आगे तो क्या पूछ रहा है? उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कितनी दूर बनेगा, प्रकृति कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, सीधा, आभासी, और आकार कितना बने उसका साइज बताना है। तो सब मतलब यानी स्थिति का मतलब पहले हमें v का मान निकालना है
और साइज की बात करें तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, हमें एफ पता है, यू पता है, वी निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। तो आ जाते हैं मिरर फार्मूला में। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, सॉरी प्लस का 1/u। चलिए, तो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, माइनस लेंस के लिए होता है 1/f की वैल्यू कितनी है? 5/2, ये हमने रख दी। 1/v, v हमें फाइंड करना है तो v को हम सेम रख देते हैं, प्लस 1/u की वैल्यू -5, ये रख दिया -5। क्लियर? ये 2 उठ के आपका ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं इसको, ये हो गया आपका 2/5 बराबर, ये हो गया 1/v, और ये प्लस माइनस माइनस कर दीजिए 1/5, इसको इधर ले आइए तो 2/5, ये माइनस का 1/5 इस साइड आया, प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 1/v। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 कैल्शियम ऊपर दोनों सेम आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से उल्टा कर दीजिए तो v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा आपका, ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 5/3, 5/3 मीटर, यानी प्रतिबिंब जो आपका बनेगा इतनी दूर बनेगा, 5/3 मीटर लगभग इतना। ठीक है, और बाकी आप भाग देके दशमलव उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट आपका ये हुआ प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें मिली कि वो कहाँ बनेगा? 5/3 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब बात करते हैं उसके आकार की, m। और दूसरी चीज प्रकृति, आप वैसे ही बिना देखे बता सकते हो प्रकृति। अब कौन सा दर्पण हम ले रहे हैं? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति हो जाएगी सीधा। स्थिति हमें क्या मिली? 5/3 मीटर की दूरी पर। अब बात कर लेते हैं उसके आकार की। तो आकार के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं आवर्धन का। क्या होता है? m इज इक्वल टू -v/u। तो m इज इक्वल टू माइनस, v की वैल्यू कितनी थी? 5/3, ये पुटअप कर दीजिए, अपॉन u की वैल्यू कितनी थी? -5, ये -5 इधर आ गया, ये 3 उठ के आपका नीचे आएगा, माइनस से माइनस कट कर दीजिए। m इज इक्वल टू 5/3 इंटू 5, यही होगा। 5 से 5 कट, सॉरी ये आपका है, आप 5 से 5 कट कर दिए तो 1/3 ये आपका है। ठीक, तो आपका m इज इक्वल टू क्या बचा? 1/3, यानी 1/3 गुना जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु का कितना हो जाएगा? 1/3 गुना। आप चेक भी कर सकते हो, वस्तु थी, वस्तु का मान इधर देखिए कितना दे रखा था, 5 मीटर, उसका 1/3 करेंगे 5/3, इधर देख लीजिए। ठीक, तो एक बार पुनः समझ लीजिए प्रतिबिंब बना कहाँ पर, उसकी स्थिति है कि वो 5/3 मीटर दूरी पर बनेगा, और उसकी प्रकृति क्या? सीधा बनेगा, और आकार 1/3 गुना बनेगा। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अपवर्तन के आपने 2 नियम पढ़ रखे हैं, चर्चा कर लेते हैं। अपवर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जैसे ये पहला पारदर्शी माध्यम है, और ये आपका दूसरा पारदर्शी माध्यम है, ये आपकी होती है डिवाइडिंग सरफेस। इस सतह के ऊपर आपका एक माध्यम होता है, एक मीडियम ऊपर रहता है, और एक माध्यम इस सरफेस के नीचे, दूसरा माध्यम इधर रहता है। अपवर्तन के केस में पहला माध्यम इधर, दूसरा माध्यम इधर, वही कंडीशन यहाँ पर है। और ये बीच में आपका अभिलंब हो जाता है, नॉर्मल अभिलंब। तो अब जैसे कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से आती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब वो एंट्री करती है, जाती है, तो उसको जाना चाहिए ऐसे, उसका रास्ता ये है, लेकिन वो अपने रास्ते पर ना जा करके या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, या अभिलंब से, या आपका अभिलंब है, या अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, या अभिलंब से दूर हट जाएगी। वो निर्भर करता है माध्यम पर, सघन से विरल, विरल से सघन, दोनों केसेज में एक बार अभिलंब की तरफ झुकती है, एक बार अभिलंब से दूर हटती है। तो ये आपकी अभिलंब की तरफ, मान लिया हमने अभिलंब की तरफ झुक गई, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी अपने रास्ते से भटक जाएगी। यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जहां इसको जाना चाहिए वहां ना जा करके
या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है या विलंब से दूर हट जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें हम बात करें नियम जो हमारे होते हैं उसको समझने के लिए पहले हम इनको समझ लेते हैं। ये जो किरण आती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये आपका विलंब हो गया। और जो किरण रास्ता भटकने के बाद निकल जाती है यानी अपवर्तन हो चुका होता है जिस किरण का, उसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ठीक है। और ये जो हमें मिलता है आपतित किरण का विलंब के साथ जो झुकाव होता है ये होता है हमारा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। क्लियर? तो अब इन्हीं दोनों से हम लोग नियम बना लेते हैं। पहला नियम क्या होता है समझिएगा। पहला नियम जैसे परावर्तन का पहला नियम वैसे अपवर्तन का, आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण, यह विलंब और यह अपवर्तित किरण, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए आपतित किरण, ये आपका विलंब और ये अपवर्तित किरण, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम ये हो जाता है। दूसरा नियम बेटा होता है स्नेल का नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्नेल का नियम, स्नेल ने क्या बताया था कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात, वो एक नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये जो दोनों का अनुपात है ये आपका बराबर होता है एक नियतांक है एन के, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसको उस तरह लिखें तो आपतन कोण की ज्या हो जाती, आपतन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और उसकी ज्या मतलब साइन, तो ये हो जाता है साइन आई। और रेशियो में क्या रहता है? अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर, और उसकी ज्या यानी साइन आर। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट एन, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ये आपका स्नेल का नियम होता है। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। ये आपका दूसरा नियम होता है। तो इस तरह अपवर्तन के ये दो नियम होता है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, तो अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल है। तो अवतल की फोकस दूरी निगेटिव, तो एफ की वैल्यू आप ले लोगे -15 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है। आगे, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी v का मान 10 सेंटीमीटर, और अवतल में प्रतिबिंब उसी तरफ बनते हैं जिस तरफ वस्तु रखी होती है। तो ये माइनस में जाता है इधर एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो v का मान -10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, यानी वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, और लेंस से वस्तु की दूरी u का मान आपको निकालना है, किरण आरेख भी खींचना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है? -15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 10 माइनस 1/u। क्लियर? अब यहाँ से हम ऐसा कर ले, 1/u को इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस का 1/u, माइनस का था ये, इस साइड आया प्लस का हो गया। और ये जो 1/-15 इसको वहाँ ले जाए तो ये आपका ये माइनस ऊपर दे देता है, तो माइनस का 1/10, और ये आपका 1/-15 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/15। अब यहाँ से 1/u एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 10 से डिवाइड करिए 3 आया, तो यहाँ माइनस का 3, और यहाँ 15 से डिवाइड करिए तो प्लस का 2। ठीक, तो यहाँ से 1/u इज इक्वल टू कितना बचा? -1/30।
उल्टा कर दीजिए तो u का मान कितना आ जाएगा -30 और सेंटीमीटर। तो वस्तु को कहाँ रखा गया होगा, कितनी दूरी पर है वस्तु, तो वस्तु आपकी होगी 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। और क्लियर।